आज नया विषय स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट की लगातार डिमांड को देखते हुए ये 3 सब्जेक्ट मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं। उसके बाद ये चौथा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और उसमें भी नई यूनिट जो पहले कभी नहीं रही एमपीपीएससी में, सब्जेक्ट के रूप में रही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब था सब्जेक्ट तब ये यूनिट थी, ये सचिवालय वाली, लेकिन जनरल स्टडी के रूप में इसको कभी भी शामिल नहीं किया गया था। तो पहली बार वो यूनिट सम्मिलित हुई है सचिवालय वाली, तो मैं उसको स्टार्ट आज कर रहा हूँ। तो वो ऐसा टॉपिक है, ऐसी यूनिट है जो कोई भी स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, तो वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसकी लगातार डिमांड चल रही है। डिमांड मेरे पास आ रही है, बहुत समय से डिमांड थी, लेकिन समय नहीं मिल पाने के कारण जो है मैंने अभी इसको स्टार्ट किया है। तो पेपर सेकंड है ये और पार्ट ए है इंडियन पॉलिटी, जिसमें बहुत सारा पोर्शन तो पुराना ही है। जो आप देख रहे हैं ये पुराना पोर्शन है। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, इसमें कुछ भी ऐसा दोनों में नया नहीं है। यूनिट जो 3 है उसमें थोड़ा सा उन्होंने नया जोड़ा है मेरे ख्याल से। हाँ, इसमें देवी अहिल्या भाई ये नया जोड़ा है, एक नई थिंकर जोड़ी उन्होंने, और बाकी सब पुराना है। इसके बाद जो चौथी यूनिट है, इसमें जो टॉपिक हैं ये टॉपिक पहले 2019 तक का जो सिलेबस था उसमें थे, जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है ना, विधानसभा है और अध्यक्ष की भूमिका है। ये पुराने सिलेबस हैं जो पहले थे। और इसके अलावा ये जो आयोग हैं, ये सारे आयोग अभी जो सिलेबस था उसमें भी ये थे। इसके बाद आती है ये 5वीं यूनिट, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, तो ये है नई यूनिट, मतलब जो एकदम नई है। चौथी यूनिट में जो पोर्शन इसमें सम्मिलित किया गया है वो 2019 के सिलेबस में था काफी कुछ, लेकिन ये जो यूनिट है जिसमें सचिवालय है, मुख्य सचिव है, सचिव तथा आयुक्त है, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका, ये टॉपिक जो है पूरे नए हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम पढ़ते थे पहले एज ए सब्जेक्ट। इसके बाद जो स्थानीय निकाय है ये पुराने टॉपिक है। ये स्थानीय प्रशासन में वित्त, नौकरशाही और स्वायत्तता का महत्व, ये जो है नया उन्होंने जोड़ा है। और ये जो बाकी जो टॉपिक है, जैसे मध्य प्रदेश का स्थानीय परिदृश्य, जनजातीय, पिछड़े एवं वंचित वर्ग का उत्थान एवं नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे, ये नया टॉपिक है। मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान, नया टॉपिक है। मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे, तो ये टॉपिक नए हैं। इसमें जो पुराना पोर्शन है वो स्थानीय निकाय वाला पुराना है, बाकी इस यूनिट में ज्यादातर नए टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं सचिवालय, जो एकदम नया है और कॉन्सेप्ट वाला है, मतलब इसको क्या है समझना है, और अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसको। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस में पेपर सेकंड पार्ट ए, और इसके अंतर्गत राज्य व्यवस्था का मेंशन है और इसमें यूनिट 5 है। और यूनिट 5 के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है वो सचिवालय वाला टॉपिक है ना, ये है मध्य प्रदेश का प्रशासन, और इसके अंतर्गत जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है राज्य सचिवालय। एक्चुअली आपके सिलेबस में जो सचिवालय दिया हुआ है वो गलत वर्ड यूज किया उन्होंने, मतलब मैंने कई बच्चों को भी बताया चीज कि सचिवालय वर्ड जो है राज्य स्तर पर गलत है, उसको जो है राज्य सचिवालय बोला जाता है, स्टेट सेक्रेटरिएट सही उसका वर्ड है राज्य स्तर पर, है ना, लेकिन आपके सिलेबस में केवल लिखा है सचिवालय, तो मैंने यहाँ पर उसको करेक्ट करके राज्य सचिवालय लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं तो आप सोचोगे सर ने तो राज्य सचिवालय लिख दिया, गलत लिख दिया, है ना, तो मैं सही हूँ, सिलेबस गलत है। ठीक है, तो हम राज्य सचिवालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं इसके अंतर्गत आप लोगों को बताने वाला हूं कि केंद्र स्तर पर किस तरह की सचिवालय की व्यवस्था काम कर रही है और राज्य स्तर पर किस तरह की सचिवालय की व्यवस्था काम कर रही है, क्योंकि जो केंद्र में सचिवालय की व्यवस्था है लगभग वही राज्य स्तर पर भी सचिवालय की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। इसका फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें इंट्रोडक्शन और मीनिंग कॉमन ही रहते हैं।
फिर हम इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा संक्षेप में। फिर केंद्र स्तर पर सचिवालय की व्यवस्था को हमें पढ़ना है। फिर राज्य स्तर पर सचिवालय की व्यवस्था किस तरह से है। फिर इसके संगठन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसकी जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्य भूमिका, इसमें जो समस्याएं, दोष हैं, और लास्ट में निष्कर्ष। इतनी चीजें जो है हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। तो सचिवालय क्या होता है या सचिवालय की अवधारणा क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछ सकता है ना। सचिवालय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, या सचिवालय क्या है, सचिवालय का क्या अर्थ है, तो वो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इसका इंट्रोडक्शन अगर आपको लिखना पड़े, इंट्रोडक्शन कब आप लिखेंगे, जैसा मैंने बताया, पहले ही बता चुका हूं कई बार, इंट्रोडक्शन आप तब लिखेंगे जब इसका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए इसको, तभी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना है कि राज्य स्तर पर जो सरकार कार्यरत है, सरकार को उसके कार्यों में, सभी तरह के कार्यों में, चाहे वो नीति निर्माण हो, चाहे वो कार्यक्रमों का निर्माण हो, चाहे वो विधियों का निर्माण हो, चाहे वो योजनाओं का निर्माण हो, है ना, सरकार के सभी तरह के जो कार्य होते हैं राज्य स्तर पर, उन कार्यों में सरकार को सहायता तथा परामर्श प्रदान करने के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय के रूप में राज्य सचिवालय अवस्थित है। मध्य प्रदेश में इसकी जो स्थापना हुई है वो 1 नवंबर 1956 को हुई है। उसका जिक्र भी आगे आएगा, है ना। मध्य प्रदेश में जो राज्य सचिवालय स्थित है उसकी स्थापना तभी हुई जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, है ना। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय स्थापित किया गया है। और इसका जो मुख्यालय है वो वल्लभ भवन में, भोपाल के वल्लभ भवन में इसका मुख्यालय है। ये इतना आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन में ये आएगा, ठीक है। भारत में राज्य स्तर पर सरकार को उसके कार्यों में सहायता तथा परामर्श प्रदान करने के लिए एक सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय के रूप में राज्य सचिवालय अवस्थित है। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई, जिसका मुख्यालय वल्लभ भवन भोपाल में है। बस ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें हमने ये बता दिया कि भाई किस लिए इसको स्थापित किया गया, और मध्य प्रदेश में इसका गठन, इसकी स्थापना कब हुई, और इसका मुख्यालय कहां पर है, वल्लभ भवन में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो ये आपको पहला पैरा इस तरह से लिखना है। अगर आपको यही क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो फिर आपको इंट्रोडक्शन में केवल स्थापना लिखना है, उसका मुख्यालय लिखना है। बाकी जो है इतना डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसका इसकी स्थापना लिख देंगे, मुख्यालय लिख देंगे, हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया 7 मार्क्स के हिसाब से। ये मैंने इंट्रोडक्शन बताया है आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से 10 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। अब इसका फिर मीनिंग है यहाँ पर सचिवालय। सचिवालय 2 वर्ड है, सचिव धनालय, इसका आगे जिक्र भी इस तरह से होगा, ये लिखा है देखो, है ना। सचिव धनालय 2 वर्ड है इसमें। तो सचिव यानी जो IAS पदाधिकारी होते हैं, सचिव प्रशासनिक अधिकारी उसका मतलब है, और आलय का मतलब होता है कार्यालय, है ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, सचिवों का कार्यालय, है ना। सचिवालय का मतलब होता है सचिवों का कार्यालय, है ना। सचिव नाम के प्राणी, जीव जंतु जहां पर रहते हैं, है ना, वो सचिवालय हो गया, है ना। सचिव नामक प्राणी जहां पर पाया जाता है ना, जहां पर अपना काम करता है ना, जहां पर अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, वो सचिवालय है, ठीक है। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है कि सचिवालय से आशय सचिवों के कार्यालय से है, जो मंत्री को प्रशासनिक कार्यों में सहायता तथा परामर्श प्रदान करता है। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, सचिवालय का बहुत साधारण अर्थ मैंने बताया हुआ है। इसके बाद आगे इसका विशिष्ट अर्थ भी आपको देखने को मिलेगा, ये मैंने थोड़ा सा और को अलग अलग करके बता दिया है। सचिव धनालय, सचिवालय यानी सचिव का कार्यालय इसका मतलब होता है। फिर इसका एक विशिष्ट अर्थ भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री तथा उसकी जो मंत्रिपरिषद है उसके सदस्यों को आवश्यक प्रशासनिक सहायता तथा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए जो प्रशासनिक निकाय क्रियाशील होता है उसे राज्य सचिवालय कहा जाता है। तो ये इसका एक विशिष्ट अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों
को आवश्यक प्रशासनिक सहायता तथा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए जो प्रशासनिक निकाय क्रियाशील होता है उसे राज सचिवालय के नाम से जाना जाता है। ये इसका एक्चुअल अर्थ है। अगर आपको 2 मार्क्स में सचिवालय का मीनिंग पूछा जाता है तो इसको आपको लिखना है 2 मार्क्स के हिसाब से। ठीक, तो अर्थ समझ में आया ना। जो राज सचिवालय होता है उसका मेन काम में, जब हम इसके कार्य पढ़ेंगे, इसकी भूमिका पढ़ेंगे, तो वहां पर भी ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी मंत्रिपरिषद होती है, उसके जो सदस्य होते हैं, उनके जो काम होते हैं, उनके कार्यों में उनको सहायता करने के लिए जो निकाय उत्तरदायी होता है उसको राज सचिवालय कहा जाता है। ठीक है, अभी हम डिटेल करेंगे तो और एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो यहां तक ये कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे फिर इसका इतिहास मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इतिहास को ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया है। उसका रीजन ये है कि एक्चुअली ये जो इतिहास है केंद्र स्तर के इतिहास की बात यहाँ पर हम कह रहे हैं, और केंद्र स्तर पर सचिवालय का आपके सिलेबस में उल्लेख ही नहीं किया गया, केवल आपको राज्य स्तर पर सचिवालय के बारे में पढ़ना है। तो मैंने हल्का सा जो है इसका इतिहास बताया है। एक्चुअली भारत में जो सचिवालय की व्यवस्था है ये ब्रिटिश सरकार की देन है ना। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सचिवालय की व्यवस्था को अपनाया गया और उसी को हमने सीधा सीधा अपना लिया, केवल नाम चेंज किया है। पहले उसका नाम हुआ करता था इंपीरियल सेक्रेटेरिएट। इंपीरियल सेक्रेटेरिएट के नाम से पहले केंद्रीय सचिवालय बना था, और वही इंपीरियल सेक्रेटेरिएट आज जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या केंद्रीय सचिवालय के नाम से जाना जाता है, जो केंद्र स्तर पर काम करता है, और वही व्यवस्था राज्य स्तर पर काम कर रही है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसकी हेल्प करने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। तो जो कार्यकारिणी परिषद थी उसकी हेल्प करने के लिए ही जो है ये सचिवालय बना था, जिसको नाम दिया गया था इंपीरियल सेक्रेटेरिएट, है ना। तो इंपीरियल सेक्रेटेरिएट के नाम से ये सेक्रेटेरिएट बना था, यहां से स्टार्ट माना जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि भारत में आधुनिक सचिवालयीन जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के समय बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन इंपीरियल सेक्रेटेरिएट के रूप में हुई थी, जिसे आज हम केंद्रीय सचिवालय या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के नाम से जानते हैं। यही आज केंद्रीय सचिवालय है। अभी हम केंद्र स्तर पर जब सचिवालय की व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहां पर उसका जिक्र आएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको हेल्प करने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद बनी थी 4 सदस्यीय, फिर उसकी हेल्प करने के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बना था। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत आता है, और वही इसमें फिर आगे बहुत सारे सुधार हुए, अलग अलग गवर्नर जनरल द्वारा इसमें सुधार किए गए समय समय पर, है ना। और 15 अगस्त 1947 को इसका नाम चेंज करके केंद्रीय सचिवालय नाम कर दिया गया, है ना। जिस प्रकार केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार के अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, उनका समूह होता है ना। इसको कहते हैं केंद्रीय सचिवालय। जो केंद्रीय सचिवालय होता है विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों का जमघट उसको बोलते हैं। विभिन्न मंत्रालय तथा विभागों का जमघट जो होता है वो केंद्रीय सचिवालय होता है। यानी एक केंद्रीय सचिवालय में बहुत सारे विभाग तथा मंत्रालय काम करते हैं। उसी प्रकार से राज्य में जो सचिवालय है उसमें भी अलग अलग तरह के विभाग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का सामूहिक रूप है, यानी सभी मंत्रालयों को मिलाकर के हम कह देते हैं केंद्रीय सचिवालय, उसी प्रकार से राज्य सरकार के समस्त विभाग सम्मिलित रूप से राज्य सचिवालय के नाम से जाने जाते हैं। आई बात समझ में? अभी और चीजें आएंगी। अभी तो खैर एक बहुत छोटी चीज मैंने बताई है कि केंद्र स्तर पर सभी विभागों को मिलाकर केंद्रीय सचिवालय हो गया, और राज्य स्तर पर जितने विभाग हैं उनको मिलाकर के बनता है राज्य सचिवालय। मैंने ये चीज पहले ही बताई है कि केंद्र स्तर पर जो होते हैं उनको बोलते हैं मंत्रालय, और मंत्रालयों के अंतर्गत होते हैं विभाग, डिपार्टमेंट। मंत्रालय को मिनिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, और विभाग को डिपार्टमेंट बोलते हैं। फिर उसके अंदर होते हैं विंग, इसको बोलते हैं उप विभाग। फिर उसके अंदर आते हैं प्रभाग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिवीजन। फिर उसके अंदर होते हैं
शाखाएं जिसको बोलते हैं ब्रांचेज, फिर उसके अंदर होते हैं अनुभाग जिनको बोलते हैं सेक्शन। ये पूरा इसका संगठन होता है, ठीक है। सबसे ऊपर होता है मंत्रालय, फिर मंत्रालय के अंदर होते हैं विभाग, डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। विभाग के अंदर होते हैं उप विभाग जिसको इंग्लिश में विंग बोला जाता है। उप विभाग के अंदर होते हैं प्रभाग जिसको डिवीजन बोला जाता है। प्रभाग के अंतर्गत होती हैं शाखाएं जिसको ब्रांचेज बोलते हैं। फिर शाखाओं के अंतर्गत होते हैं अनुभाग जिसको बोलते हैं सेक्शन। तो सेक्शन सबसे छोटी इकाई, सचिवालय की सबसे छोटी इकाई सेक्शन होती है, अनुभाग। अब ये चीजें जो है पहले जब ये सब्जेक्ट प्रीव्यू हुआ करता था तो ऐसे क्वेश्चन आया करते थे कि सचिवालय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है उसका प्रमुख कौन होता है? उसका प्रमुख होता है अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर होता है ना। शाखा का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं अवर सचिव। प्रभाग का जो प्रमुख होता है उसको उप सचिव बोला जाता है, इसको डिप्टी सेक्रेटरी बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसका डिटेल आगे आएगा, ठीक है। तो आई बात समझ में, केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय तथा विभाग सम्मिलित होते हैं। उसी तरीके से राज्य स्तर पर जो राज्य सचिवालय होता है उसमें भी राज्य के विभिन्न विभाग होते हैं, है ना। केंद्र स्तर पर मंत्रालय बोलते हैं और राज्य स्तर पर विभाग बोलते हैं। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार का वित्त मंत्रालय, आपने कभी नहीं सुना होगा और ना सुनेंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले तो उसको काट देना। मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत वित्त विभाग और भारत सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, फिर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विभाग होता है, फिर उसके अंतर्गत उप विभाग प्रभाग होते हैं, शाखाएं होती हैं, ऐसा होता है। आई बात समझ में? तो केंद्र स्तर पर मंत्रालय हैं, फिर उसके अंतर्गत विभाग हैं, जबकि राज्य स्तर पर उनको विभाग ही बोलते हैं। कभी भी यहां पर मंत्रालय वर्ड यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। वित्त विभाग मध्य प्रदेश सरकार ऐसा लिखा रहता है, गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन ऐसा लिखा रहता है। तो आगे बात समझ, इसलिए यहां पर विभाग लिखा है, देखो लिखा है यहां पर विभाग मैंने लिखा है, यहां पर मंत्रालय लिखा है, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब आगे फिर हम एमपी के संदर्भ में यहां पर मैंने बताया है कि एमपी में क्या स्थिति है। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य सचिवालय है उसकी स्थापना ये मैं अभी बता चुका हूं आप लोगों को, 1 नवंबर 1956 को पुराने विधानसभा भवन में की गई थी। फिर बाद में 4 अप्रैल 1965 को भारत में नए राज्य सचिवालय का गठन हुआ जो वर्तमान में है, बल्लभ भवन में ये स्थित है अभी। तो यही राज्य सचिवालय है जो 1965 में स्थापित किया गया, मतलब यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। स्थापना तो 1956 में हुई लेकिन उसको इधर ट्रांसफर कर दिया गया था। 56 और 65 ऐसे उसको याद रखते हैं, 56 और 65, ठीक है। आपको डिजिट उल्टे करना है। तो इसका उद्घाटन उस समय जो राज्यपाल थे श्री केसी पांडे, उन्होंने जो इसका उद्घाटन किया था। तो जो राज्य सचिवालय जहां पर इस समय स्थापित हुआ वही आज राज्य सचिवालय काम कर रहा है, यहीं पर स्थित है, और वो है बल्लभ भवन, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ, ये इतिहास की बात हो गई। इसके बाद आगे हम बात करते हैं विभागीय पद्धति की। यहां से काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। केंद्र तथा राज्य में जो विभागीय पद्धति है वो सेम एक जैसी विभागीय पद्धति होती है ना। और इसको डॉक्टर MP शर्मा, एक्चुअली ये लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर कहे जाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर डॉक्टर MP शर्मा, महादेव प्रसाद शर्मा। तो इन्होंने जो है भारत में जो विभागीय पद्धति है केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों में, उसको उन्होंने क्या कहा है, 3 मंजिला इमारत नाम दिया है ना। भारत में केंद्र तथा राज्य स्तर पर जो विभागीय पद्धति काम कर रही है, क्रियाशील है, कार्यरत है, उसको इन्होंने डॉक्टर MP शर्मा ने क्या नाम दिया है, 3 मंजिला इमारत नाम दिया है। डॉक्टर MP शर्मा जैसा मैंने बताया है कि भारत में लोक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर ये कहे जाते हैं। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते थे तो उसमें मैं बताता था डिटेल, अभी यहाँ पर इतनी जरूरत है नहीं, नाम ही काफी है, नाम ही याद रख लो बस, ठीक है। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, 3 मंजिल इमारत कौन सी है वो, तो ये है 3 मंजिल इमारत, है ना। विभागीय पद्धति केंद्र तथा राज्य स्तर पर 3 मंजिल इमारत में राजनीतिक स्तर पहला है, सबसे ऊपर होता है राजनीतिक स्तर।
राजनीतिक स्तर, फिर उसके नीचे होता है सचिवालय, ये एक्चुअली इस टाइप से संबंधित हैं। फिर सचिवालय है, सेक्रेटरीट, और फिर होता है निदेशालय, डायरेक्टरेट। निदेशालय को जो है संचालनालय भी बोला जाता है, निदेशालय को संचालनालय भी नाम दिया गया है ना, दोनों नाम चलते हैं। और निदेशालय का प्रमुख निदेशक कहलाता है, संचालनालय का प्रमुख संचालक कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए तीन स्तर। राजनीतिक स्तर यानी मंत्री, अब देखो इसको अलग अलग मैंने यहां पर बताया हुआ है। राजनीतिक स्तर है ना, विभागीय पद्धति जो 3 स्तरीय है उसमें सबसे ऊपर आता है राजनीतिक स्तर। तो राजनीतिक स्तर में कौन सम्मिलित होता है? इसमें होता है मंत्री, है ना, इसका प्रमुख जो होता है मंत्री होता है। फिर यहाँ पर कार्य लिखा हुआ है, इसका काम क्या है? मंत्री का काम होता है नीतियों का निर्धारण करना और नीतियों के निष्पादन के लिए या नीतियों का जो क्रियान्वयन किया जाता है उसका अधीक्षण करना, उसका पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन करना। ठीक है, नीतियों के निर्माण में जो बड़ी भूमिका होती है वो सचिवालय की होती है, सचिव की होती है, लेकिन नाम जो है होता है वो मंत्री का होता है ना। नीतियों के निर्माण में, मतलब नीतियों का निर्माण जो करता है ऐसा हम कहते हैं, तो वो करता है मंत्री। ठीक है, कार्यपालिका या मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। भारत में सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय के रूप में मंत्रिमंडल को माना जाता है। मंत्रिपरिषद भी नहीं आता है, मंत्रिमंडल आता है ना। भारत में सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय कौन है? मंत्रिमंडल। ये पर्टिकुलर मंत्री की बात अगर करें तो मंत्री क्या करता है? नीतियों का निर्माण करता है, नीतियों का निर्धारण करता है, लेकिन उसमें हेल्प करने का काम सचिवालय करता है। बिना सचिव के कोई भी मंत्री नीति नहीं बना सकता। यहां तक कि पूरी नीति जो है सचिव ही बनाते हैं, सचिवालय में बनती है। मंत्री केवल जो है उसमें सिग्नेचर करने का काम करते हैं, हकीकत यह है। लेकिन सिग्नेचर करने से क्या हो गया? सिग्नेचर करने से यह हो गया कि मंत्री ने नीति बनाई, नाम मंत्री का हो गया, है ना। बेचारे सचिव जो है मरे जा रहे हैं काम कर करके, नाम उनका नहीं आता है क्योंकि वो अनाम रह के काम करते हैं। इसको कहते हैं अनामिकता का सिद्धांत, है ना। अनामिकता मतलब उनका नाम सामने नहीं आता है, वो पर्दे के पीछे रह करके काम करते हैं, है ना। चाहे वो अच्छा काम करें तो भी नाम नहीं आना है, चाहे बुरा काम करें तो भी उनका नाम नहीं आना है। नाम किसका आएगा? मंत्री का नाम है ना। करना पूरा सचिवों को, सचिवालय में पूरा काम होता है। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रचलित है ना। भारत में एक सिद्धांत प्रचलित है जिसको बोलते हैं मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत, है ना। इसका रीजन यही है, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत, है ना। तो मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो प्रचलित है, इसका मतलब यही होता है कि हर काम के लिए मंत्रिमंडल या मंत्री उत्तरदायी है। मंत्री जो है अच्छा करता है या बुरा करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है ना। मतलब उसको जवाब देना पड़ता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको जवाब देना पड़ता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है। काम पूरा जो है सचिव करते हैं, सचिवालय में होता है ना। लेकिन उत्तरदायी कौन होता है? मंत्री होता है। इसीलिए मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत जो प्रचलित है, इसी वजह से अनामिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। इसी से जुड़ा हुआ है अनामिकता का सिद्धांत। अनामिकता, इनोमिनिटी इंग्लिश में बोलते हैं, अनामिकता का सिद्धांत। ना, दोनों जुड़े हुए हैं। अनामिकता का सिद्धांत ये कहता है कि जो सचिव होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, लोक सेवक होते हैं, वो अनाम रह के काम करते हैं, उनका कहीं भी कोई नाम नहीं आता है। नाम किसका होता है? मंत्री का या मंत्रिमंडल का, क्योंकि वो उत्तरदायी है ना। जो भी कार्य शासन संबंधी जो काम होते हैं उन सभी के लिए मंत्री उत्तरदायी है, इसलिए उसका नाम आएगा। और जो लोक सेवक होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, वो अनाम रह के काम करेंगे। ठीक है, हाँ। तो नीतियों के निर्माण का जो काम होता है, नीतियों के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी है वो मंत्री है। लेकिन मंत्री जो है सचिव की सहायता के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो।
तो ये है पहला स्तर, राजनीतिक स्तर। ठीक, इसके बाद दूसरा आता है सचिवालय स्तर। सचिवालय, इसका प्रमुख सचिव होता है ना, नाम से ही क्लियर है। और इसका जो काम होता है सचिवालय का, वो है नीतियों के निर्माण में मंत्री की सहायता करना। ये बहुत संक्षेप में मैंने इसको समझाने का प्रयास किया ताकि आप जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाओ। तो यहां तक क्लियर हो गया, सचिवालय दूसरा स्तर है। और सचिवालय का जो प्रमुख होता है, प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है ना। और मतलब विभाग संबंधी अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, तो अपने विभाग या मंत्रालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो सचिव होता है। ठीक है, और सचिव का काम होता है, सचिवालय का काम होता है संबंधित मंत्री को उसके कार्यों में, नीति निर्माण में उसकी सहायता करना, या उसके जो संसदीय उत्तरदायित्व होते हैं उसमें भी जो है मंत्री को हेल्प करता है। संसदीय उत्तरदायित्व क्या होते हैं? जैसे संसद में या विधानसभा में मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये उसका संसदीय उत्तरदायित्व होता है। मंत्री का संसदीय उत्तरदायित्व जो होता है वो ये होता है कि संसद में या राज्य विधानमंडल में, विधानसभा में मंत्री से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब मंत्री को देना होता है, ये उसका संसदीय उत्तरदायित्व होता है। तो जवाब जो तैयार होते हैं वो सचिवालय में तैयार होते हैं, है ना। मंत्री ने तो बोल दिया कि भाई ये प्रश्न है, इसका जवाब मुझे फलानी डेट को चाहिए है, कुछ भी हो आपको तैयार करके देना है ना। तैयार करके वो दे देता है और मंत्री जो है उसको पढ़ के सुना देता है, हो गई बात, हो गई उसकी जिम्मेदारी पूरी। लेकिन टेंशन किसको होती है? टेंशन सचिव को होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब संसद में मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है तो सचिव का दिल धड़कता है, ऐसा कहा जाता है। क्यों धड़कता है? क्योंकि अब जवाब तो उसको ही तैयार करना है ना। वो ऐसा नहीं कर सकता कि भाई मैं तो नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है जवाब तैयार, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो मंत्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। मंत्री जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और सचिव जो होता है, लोक सेवक जो होता है, वो मंत्री के प्रति, संबंधित मंत्री के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो भी मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वहन में, उस उत्तरदायित्व के निर्वहन में सचिव, संबंधित सचिव जो है उस मंत्री को सहायता तथा परामर्श प्रदान करने का काम करता है। तो ये दूसरा स्तर हो गया। तीसरा जो स्तर होता है वो है निदेशालय, इसी को संचालनालय भी कहते हैं, इसका एक नाम संचालनालय भी है। संचालनालय सही लिखा है, स्पेलिंग सही है ना। तो निदेशालय, संचालनालय दोनों एक ही होते हैं। इसका प्रमुख निदेशक होता है और संचालनालय के प्रमुख को बोलते थे संचालक। ठीक है, और इनका जो काम होता है वो होता है नीतियों का क्रियान्वयन करना। ठीक है, ये ऐसे तीन तरह के स्तर काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? मंत्री का काम है नीतियों का निर्माण करना, वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। सचिव का काम यानी सचिवालय का जो काम होता है वो नीति निर्माण में मंत्री को हेल्प करना, आंकड़े जुटाना, जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी जानकारी होती है, जो भी नॉलेज होता है, वो उसको उपलब्ध कराने का काम सचिव का है। जो नीतियां तैयार हो गई, फिर उसको क्रियान्वित करने का जो काम है वो होता है निदेशालय का, निदेशक का, संचालनालय या संचालक। इस तरह की ये व्यवस्था पूरी काम करती है। अब काफी कुछ मेरे ख्याल से समझ में आ गया। मैं अगर आपको डायरेक्ट सचिवालय स्टार्ट कर देता तो उतना समझ में नहीं आता, अभी और आगे है ना, अभी देखते जाओ। ठीक है, यहां तो क्लियर हो गया काफी कुछ, अभी और क्लियर होंगी चीजें। अब देखिए, अब ये है, ये तो खैर मैंने वैसे ही लिखा है आपको मनोरंजन के हिसाब से, है ना। सचिव जो होता है वो मंत्री के आंख और कान होते हैं, है ना। मतलब सचिव के आंख से वो देखता है और उसके कान से सुनता है, ना तो उसके खुद की आंखें होती है, ना खुद के कान होते हैं ना। जो भी वो देखता है वो सचिव की आंखों से देखता है और सुनता भी उसके कान से है ना। तो उसके आंख कान होते हैं ये। निदेशक जो होता है मंत्री के हाथ होते हैं, क्योंकि हाथ से ही काम करते हैं ना, हाथ से ही काम करते हैं। तो करने वाली इकाई तो यही है, निदेशालय कार्यकारी संगठन है, करने का काम यही करता है, क्रियान्वयन करने का काम तो ये हाथ होते हैं। और सचिवालय को प्रशासन का ब्रेन बोला जाता है, मस्तिष्क बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं ताकि आप उसको थोड़ा सा समझो।
और एक समझ डेवलप हो आप लोगों को। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं केंद्र स्तर पर सचिवालय की जो व्यवस्था है वो किस तरह की काम कर रही है, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उसको समझना जरूरी है। आपके सिलेबस में केवल राज्य सचिवालय, राज्य स्तर पर सचिवालय की व्यवस्था है, लेकिन चूंकि राज्य स्तर पर जो सचिवालय है वो कहीं ना कहीं केंद्र से रिलेटेड है। जब हम केंद्र में सचिवालय की व्यवस्था को अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो राज्य सचिवालय आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, केंद्र स्तर पर जो सचिवालय की व्यवस्था है वो तीन तरह के सचिवालय वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक केंद्रीय सचिवालय होता है जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, दूसरा होता है मंत्रिमंडल सचिवालय और तीसरा है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ। पहले इसका भी नाम प्रधानमंत्री सचिवालय हुआ करता था, ये प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता था। तो जनता पार्टी की सरकार बीच में आई 1977 में, उसने इसका नाम कर दिया प्रधानमंत्री कार्यालय। मतलब कार्यालय छोटा रूप हो गया, मतलब इसका महत्व कम कर दिया, इसका जो रोल है वो कम कर दिया, इसलिए उसका नाम सचिवालय से हो गया कार्यालय। तो तब से कार्यालय ही चल रहा है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1946 में स्थापित हुआ था 2 सितंबर, तो इसको प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में स्थापित किया गया और जून 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इसका नाम कर दिया प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गया। ठीक है, तो ये 3 तरह के सचिवालय काम कर रहे हैं। तीनों तरह के सचिवालय जो है अलग अलग पदाधिकारियों को उसके कार्यों में हेल्प करने का काम करते हैं, वो भी मैंने आगे बताया हुआ है। ये देखिए, केंद्रीय सचिवालय क्या काम करता है, यहां पर लिखा हुआ है। केंद्रीय सचिवालय पर्टिकुलर मंत्री के लिए काम करता है ना। मैंने क्या बताया, केंद्रीय सचिवालय में अलग अलग मंत्रालय सम्मिलित होते हैं, अलग अलग मंत्रालयों को मिलाकर के केंद्रीय सचिवालय बनता है। तो संबंधित जो मंत्रालय है, संबंधित जो मंत्री है, उसको जो है उसका सचिव हेल्प करने का काम करता है। तो ये पर्टिकुलर केंद्रीय सचिवालय किसके लिए है, वो है मंत्री के लिए। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय संबंधित मंत्री को उसके कार्यों में हेल्प करने का काम करता है, सहायता तथा परामर्श प्रदान करने का काम करता है। तो इसका काम है मंत्री को हेल्प करना। ठीक है, इसके बाद आता है मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय नाम से स्पष्ट है, मंत्रिमंडल की हेल्प करता है, इसका नाम ही मंत्रिमंडल सचिवालय। ठीक है, मंत्रिमंडल को उसके कार्यों में सहायता तथा परामर्श प्रदान करना। मंत्रिमंडल के साथ साथ मंत्रिमंडलीय जो समितियां होती हैं उनको भी हेल्प करता है। तो इसमें एक वर्ड छूट गया एक्चुअली, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को उसके कार्यों में सहायता तथा परामर्श प्रदान करने का यह काम कर रहा है। इसके अलावा राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं उनके कार्यों में भी यही हेल्प करता है मंत्रिमंडल सचिवालय। राष्ट्रपति सचिवालय अलग से होता है, लेकिन राष्ट्रपति सचिवालय का काम अलग है। राष्ट्रपति सचिवालय राष्ट्रपति के पर्सनल काम में हेल्प करता है। ये जो मंत्रिमंडल सचिवालय होता है ये मंत्रिमंडल संबंधी जो काम है, राष्ट्रपति के संसद संबंधी काम है, उसमें जो है मंत्रिमंडल सचिवालय राष्ट्रपति के कार्य करता है, राष्ट्रपति की हेल्प करता है। जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करना है ना, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, एड्रेस करता है, तो उसको तैयार करने का काम इसी का है। अब राष्ट्रपति खुद ही नहीं करते हैं, राष्ट्रपति खुद ही विचार करें तो पता चला कि वो रात भर सोई नहीं है ना, और सुबह वो अभिभाषण कर रहे हैं तो पता चला नींद आ गई है ना। तो वो राष्ट्रपति जी खुद नहीं करते हैं, राष्ट्रपति जी सिर्फ उसको पढ़ते हैं बस। अभी हुआ था ना अभिभाषण, दोनों सदनों को संबोधित किया गया था राष्ट्रपति जी द्वारा, है ना। तो वो जो अभिभाषण होता है वो इसके द्वारा ही तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसका प्रारूप यही तैयार करता है। संसद को डिजोल्व करना है, संसद का सत्र लोकसभा को विघटित करना है, संसद का सत्र बुलाना है, सत्रावसान करना है, इसका पूरा प्रारूप जो है इसी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये सारे काम जो है मंत्रिमंडल सचिवालय करता है जो राष्ट्रपति के हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति की जो संसद संबंधी कार्य है
मंत्रिमंडल संबंधी जो काम है उन कार्यों को यही सचिवालय काम करता है, जिसका नाम है मंत्रिमंडल सचिवालय। राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति का कार्यालय अपना अलग है। राष्ट्रपति कार्यालय राष्ट्रपति के पर्सनल जो मैटर होते हैं वो देखता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आता है पीएमओ। तीसरा है प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय जो है प्रधानमंत्री के लिए उसका नाम ही है। प्रधानमंत्री के जो काम होते हैं, प्रधानमंत्री के जैसे भाषण, प्रधानमंत्री भी स्पीच देते हैं, है ना। प्रधानमंत्री का स्पीच होता है और राष्ट्रपति का एड्रेस होता है ना। तो प्रधानमंत्री का जो स्पीच होता है वो ये तैयार करता है। प्रधानमंत्री की यात्राएं वगैरह, कहाँ यात्राएं करना है प्रधानमंत्री को, कहाँ जाना है, घूमना फिरना है, तो वो पूरा शेड्यूल इसके द्वारा तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, तो उसके लिए उसका जो फंड होता है वो पूरा ये देखता है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड वगैरह होते हैं, राहत कोष, तो वो पूरा इसके द्वारा तैयार किया जाता है, रखा जाता है, उसका रखरखाव किया जाता है ना। तो प्रधानमंत्री की जो जितने भी काम हैं उन कार्यों को इसके द्वारा देखा जाता है। उसके संबंध में प्रधानमंत्री को सहायता प्रदान की जाती है। तो ये तो बात हुई केंद्र स्तर पर सचिवालय की। अब हम बात कर रहे हैं राज्य स्तर पर सचिवालय की व्यवस्था। केंद्र स्तर पर जो 3 प्रकार के सचिवालय हैं उनके स्थान पर राज्य में केवल एक ही सचिवालय है, जिसको हम राज्य सचिवालय कह रहे हैं। यहाँ पर 3 नहीं है ना, 2 के 3 नाइंसाफी है। केंद्र में तो 3-3 सचिवालय उन्होंने दे दिए और राज्य में केवल एक ही सचिवालय काम कर रहा है, राज्य सचिवालय। ठीक है, तो केंद्र स्तर के जो 3 सचिवालय हैं उन तीनों सचिवालयों के काम अकेले राज्य सचिवालय राज्य स्तर पर कर रहा है। तो आप तीनों के कार्यों को मिला देंगे, जो मैंने अभी बताए, तीनों के कार्य अलग अलग बताए, तीनों कार्यों का आप मिला दो तो राज्य सचिवालय काम हो गए। यानी ये राज्य सचिवालय भी आगे अब आएगा, देखो वही लिखा है इसमें, केंद्र स्तर पर कार्यरत 3 सचिवालयों के स्थान पर राज्य में एक राज्य सचिवालय कार्य कर रहा है, क्रियाशील। ठीक है, फिर आगे मैंने इसमें मोटे तौर पर किस तरह से काम करता है, किसको हेल्प करता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। वही चीज जो केंद्र स्तर पर 3 सचिवालय कर रहे हैं, अकेले यहाँ पर ये कर रहा है। जैसे वहां प्रधानमंत्री कार्यालय है, प्रधानमंत्री को हेल्प करता है, तो ये मुख्यमंत्री को हेल्प करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय वहां पर राष्ट्रपति के जो कार्य हैं वो देखता है, तो ये राज्यपाल के कार्य देखता है। ऐसे ही मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल को हेल्प करता है, तो ये भी मंत्रिमंडल को हेल्प करता है। केंद्रीय सचिवालय वहां पर संबंधित मंत्री को हेल्प करता है, तो ये संबंधित मंत्री को हेल्प करता है। तो ये चारों चीजें जो है यहां पर मैंने दिखाई। अब क्लियर हो गया होगा। अब आप सोचो कि डायरेक्ट मैं अगर राज्य सचिवालय बताता तो आपको कुछ समझ में आता, नहीं आता। तो केंद्रीय सचिवालय को लेकर केंद्र स्तर पर जो सचिवालय काम कर रहे हैं 3 तरह के, उनको समझाने के बाद जब यहां पर मैंने ये चीजें बताई हैं तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर हुई होंगी और होना चाहिए। ठीक है, हाँ। कोई चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए किसी क्षेत्र में जाता है, हाँ, तो सर वहां बता दो भाषण देना, सर वो भाषण स्वयं का तैयार किया होता है या सर सचिवालय में तैयार किया जाता है? प्रधानमंत्री कार्यालय ही तैयार करता है, उसको अपडेट वगैरह वो कर लेते हैं, वो दिखाया जाता है कि भाई इसमें कुछ अपडेशन करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री को इतना समय नहीं रहता ना। प्रधानमंत्री कहाँ समय है कि वो भाषण तैयार करता रहे। भाई उन्होंने बोल दिया, ऑर्डर दे दिया प्रधानमंत्री ने कि जाओ मतलब वहां पर मुझे स्पीच देना है और ये इस मैटर पर बोलना है, तैयार कर दो, तैयार कर दिया जाता है। हालांकि मोदी जी ऐसा कहते हैं कि मोदी जी खुद ही अपना तैयार करते हैं स्पीच, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पीएमओ ही तैयार करता है। वो एक पर्सनल बात हो जाती है कि वो खुद ही अपना तैयार करते हैं, हो सकता है करते हों, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जो है जो भी स्पीच दिए जाते हैं वो पीएमओ में ही तैयार होते हैं, क्योंकि इनके पास इतना कहाँ समय है कि वो स्पीच तैयार करते रहे। और फिर डेटा वगैरह भी, डेटा तो यही इकट्ठा करेंगे ना भाई। वो अब देखो जब मोदी जी बोलते हैं तो कितने आंकड़े बताते हैं, अब कितने आंकड़े उनको इतने याद थोड़ी है, वो तो पीएमओ उपलब्ध कराता है, पीएमओ द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उसी आधार पर वो बातचीत करते हैं। ये है ना, ठीक है। तो आया समझ में यहाँ तक। राज्य स्तर पर जो राज्य सचिवालय काम करता है वो इन चारों को हेल्प करने का काम करता है। राज्यपाल को हेल्प करता है, ये राज्यपाल का अभिभाषण भी तैयार करता है ना। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो अध्यादेश का प्रारूप इसके द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यपाल विभागों का बंटवारा करता है तो विभागों के बंटवारे का प्रारूप इसके द्वारा तैयार किया जाता है राज्य सचिवालय द्वारा। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाना है, सत्रावसान करना है, विधानसभा को विघटन करना है, इसका पूरा ब्यौरा जो है राज्य सचिवालय में तैयार होता है।
ठीक है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री की जितने भी काम है उसमें राज सचिवालय हेल्प करता है। मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा जो सलाहकार, प्रधान सलाहकार होता है वो मुख्य सचिव होता है। अभी आपको पढ़ना है मुख्य सचिव के बारे में। राज सचिवालय का सबसे बड़ा पदाधिकारी मुख्य सचिव होता है। राज सचिवालय का जो हेड है, मुख्य है, प्रमुख है, वो मुख्य सचिव होता है। और मुख्य सचिव जो होता है वो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा सलाहकार, प्रधान सलाहकार माना जाता है। तो मुख्य सचिव जो है वो मुख्यमंत्री को समय समय पर गाइड करता है, सलाह करता है। मंत्रिमंडल को भी, मंत्रिमंडल संबंधी जितने भी काम है राज सचिवालय द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। विधेयक तैयार करना, मंत्रिमंडल द्वारा विधेयक तैयार होता है, लेकिन वो विधेयक राज सचिवालय में तैयार होता है, उसको राज्य विधानमंडल में या उधर संसद में रखा जाता है। संबंधित मंत्री को हेल्प करने का काम सचिव का होता है ना, संबंधित जो मंत्री है उसको हेल्प सचिव द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें ही तो हमें इसके कार्यों में लिखना है। अब आप जब कार्य पढ़ेंगे तो आपको बहुत इससे हेल्प मिल जाएगी, आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसके संगठन के बारे में, इसका संगठन, राज सचिवालय का सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता है, मैंने जैसा कि अभी बताया है, वो होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, CS उसको शॉर्ट में कहते हैं। केंद्र में सबसे बड़ा पदाधिकारी जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी या मंत्रिमंडल सचिव होता है। वो मंत्रिमंडल सचिवालय का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है या हेड होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय जो केंद्र में होता है उसका प्रमुख जो होता है, उसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रशासनिक प्रमुख, उसका वो होता है मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। और कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, सबसे वरिष्ठ IAS पदाधिकारी होता है। यानी उससे वरिष्ठ IAS पदाधिकारी नहीं होता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि उससे वरिष्ठ को कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया जाए, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा। ठीक है। वही जो स्थान केंद्र में मंत्रिमंडल सचिव को होता है, वही स्थान राज्य में मुख्य सचिव को होता है। मुख्य सचिव राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, और वो भी राज्य में सबसे वरिष्ठ IAS पदाधिकारी होता है ना। अभी वीरा राणा है ना, अभी वर्तमान में वीरा राणा है ना, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो अलग से टॉपिक ही है ये, मुख्य सचिव का अलग से टॉपिक हमें पढ़ना है, तो वहां पर डिटेल में बताऊंगा उसका, है ना। तो राज सचिवालय के पदसुपान में जो शीर्ष पदाधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है, जो मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल का प्रमुख परामर्शदाता होता है, मैंने जैसा कि अभी बताया। ठीक। फिर यह भी मैंने बताया हुआ है कि संपूर्ण राज सचिवालय कुछ विभागों में विभक्त होता है। हाँ, सभी विभागों को मिलाकर के हम राज सचिवालय बोलते हैं। जैसे केंद्र में केंद्र सचिवालय बोलते हैं, वो बताया मैंने। मध्य प्रदेश में जो टोटल विभाग हैं अभी वो 52 विभाग हैं। मतलब मध्य प्रदेश में राज सचिवालय के अंतर्गत टोटल जो विभाग आ रहे हैं वो 52 विभाग आ रहे हैं। तो ये है इसके संगठन के बारे में। इसके बाद फिर आगे प्रत्येक विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, देखिए विभाग का एक राजनीतिक प्रमुख होता है, एक प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो प्रशासनिक प्रमुख जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो मंत्री होता है, आप सभी जानते ही है ना। किसी विभाग का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो मंत्री होता है, जबकि उसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो होता है सचिव, और इसको हम कहते हैं शासन सचिव। शासन सचिव होता है, गवर्नमेंट सेक्रेटरी उसको बोला जाता है। ठीक है। सचिव जो है उसको चूंकि बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, उसकी हेल्प करने के लिए फिर उसके नीचे अन्य पदाधिकारी होते हैं, है ना। सचिव के नीचे होता है अतिरिक्त सचिव। अतिरिक्त सचिव को इंग्लिश में एडिशनल सेक्रेटरी बोलते हैं। फिर संयुक्त सचिव होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी उसको बोलते हैं। फिर होता है उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी उसको बोला जाता है। फिर अवर सचिव होता है, उसको अंडर सेक्रेटरी बोलते हैं। इसके बाद अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर उसको बोला जाता है। तो इस तरीके से जो है ये पद सोपान है, ये हायरार्की होती। ठीक है। सबसे ऊपर हो गया मुख्य सचिव, अभी आगे इसका जिक्र मिलेगा। मुख्य सचिव है, फिर उसके नीचे शासन सचिव होते हैं अलग अलग विभागों के। फिर उसके नीचे अतिरिक्त सचिव होता है। अतिरिक्त सचिव को अपर सचिव भी बोल देते हैं कहीं कहीं, जैसे अपर कलेक्टर होता है ना, एडिशनल कलेक्टर को अपर कलेक्टर बोलते हैं। तो अपर सचिव या अतिरिक्त सचिव सेम, इंग्लिश में एडिशनल वर्ड यूज होता है। संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, इस तरह के ये पदाधिकारी इसके नीचे काम करते हैं।
फिर मैंने इसका आगे संगठन भी अलग से बताया हुआ है। ये देखिए संगठन है, राज्य सचिवालय का संगठन यहां पर लिखा हुआ है। अगर हम राजनीतिक स्तर की बात करें तो सबसे ऊपर मुख्यमंत्री होता है और उसके नीचे अन्य मंत्री काम करते हैं। ये राजनीतिक स्तर पर इसका संगठन है ना, क्योंकि विभाग में राजनीतिक अध्यक्ष भी होता है तो प्रशासनिक अध्यक्ष भी होता है। अगर हम इसका प्रशासनिक संगठन देखें तो इसमें सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव, सबसे बड़ा पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी होता है। फिर उसके नीचे शासन सचिव होता है जो अलग अलग विभागों के होते हैं, है ना, ये अलग अलग विभागों के सचिव होते हैं, उनको शासन सचिव, गवर्नमेंट सेक्रेटरी बोलते हैं। फिर अतिरिक्त सचिव, फिर संयुक्त सचिव, और ये सारे आईएएस पदाधिकारी होते हैं कहां तक, उप सचिव तक। नीचे जो डिप्टी सेक्रेटरी है वहां तक, यानी उप सचिव तक, ये सभी के सभी आईएएस पदाधिकारी होते हैं यहां तक। कभी कभी उप सचिव जो होता है वो राज्य सिविल सेवा से भी कभी कभी बन जाता है, प्रमोट होकर के उसको भी बना देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है आईएएस पदाधिकारी को ही उप सचिव या उसके ऊपर का बनाया जाता है, ऊपर के पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। फिर नीचे अवर सचिव हैं, अनुभाग अधिकारी, सहायक अधिकारी, इसके नीचे सहायक अधिकारी होता है, और फिर लिपिक होते हैं 2, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक होते हैं, और फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा इसका पदसोपान राज्य सचिवालय का पाया जाता है। ये केंद्रीय सचिवालय का भी यही है और यही राज्य सचिवालय का, सिर्फ अंतर वहां पर मुख्य सचिव को आप अलग कर देंगे तो केंद्रीय सचिवालय का भी यही पदसोपान हो जाएगा, है ना, क्योंकि मुख्य सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी का अलग से वहां पर संगठन है। ठीक है, तो ये है इस तरीके से राज्य सचिवालय का संगठन। इसके आगे हम इसमें फिर इनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं, जो भी मुख्य सचिव हैं, सचिव हैं, इनकी नियुक्तियों के संबंध में क्या प्रावधान है, फिर इसकी हम आगे इसकी कार्यप्रणाली क्या है, राज्य सचिवालय किस तरह से काम करता है, फिर इसके कार्य है, भूमिका है, फिर इसके दोष हैं, इतनी चीजें हमें पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से कल ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा।